उत्तर प्रदेश सरकार ने माध्यमिक विद्यालयों में डिजिटल पढ़ाई को अनिवार्य करते हुए सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश जारी किए हैं। अब सभी स्कूलों में दीक्षा ई पाठशाला, स्वयं, NDLI, जिज्ञासा, स्टेम एकेडमी आदि डिजिटल पोर्टल्स का नियमित उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए ट्रैक शिक्षा इन पर एक डैशबोर्ड भी उपलब्ध कराया जाएगा। जिला विद्यालय निरीक्षक यह लिंक सभी स्कूलों को भेजेंगे और स्कूल नोटिस बोर्ड पर पोर्टल्स की सूची प्रदर्शित की जाएगी। छात्रों को डिजिटल सामग्री उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। 15 दिसंबर तक सभी जिलों को कार्यवाही पूरी कर रिपोर्ट भेजनी होगी। इससे शिक्षण की गुणवत्ता और तकनीकी सीखने में तेजी आएगी। उत्तर प्रदेश में इन रबी सीजन गेहूं का रकबा घटने से उत्पादन कम रहने की आशंका है, जबकि मोटे अनाज और तिलहन फसलों का उत्पादन बढ़ने की संभावना है। कृषि विभाग ने गेहूं की बुआई घटाकर जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, तोरिया जैसी फसलों का क्षेत्रफल बढ़ाने का लक्ष्य तय किया था, जो लगभग पूरा हो चुका है। 7 दिसंबर तक गेहूं की बुआई 88.97% हुई है, जबकि तिलहन और मोटे अनाजों की बुआई 96.99% तक पहुंच गई है। विभाग गेहूं की उत्पादकता 41.16 से बढ़ाकर 44.65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर करने की रणनीति पर काम कर रहा है, ताकि कुल उत्पादन प्रभावित न हो। उत्तर प्रदेश सरकार ने परिषदीय विद्यालयों में बच्चों के लिए सर्दियों में अतिरिक्त पोषण देने की नई व्यवस्था शुरू की है। PM पोषण योजना के तहत अब हर गुरुवार को छात्रों को मूंगफली की चिक्की, तिल गुड़ की गजक, बाजरे या फिर रामदाने का लड्डू या फिर भुना चना दिया जाएगा। अवकाश होने पर यह आहार अगले कार्य दिवस पर बांटा जाएगा। यह व्यवस्था मार्च 2026 तक लागू रहेगी और प्रति छात्र प्रतिदिन 5 रुपए का प्रावधान किया गया है। पारंपरिक पौष्टिक खाद्य पदार्थ बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएंगे। इसकी निगरानी स्कूल, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर कड़ाई से की जाएगी। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने सब इंस्पेक्टर SI परीक्षा 2025 की तारीख घोषित कर दी है। परीक्षा 14 और 15 मार्च 2026 को ऑनलाइन CBT मोड में आयोजित होगी। कुल 160 प्रश्नों की परीक्षा 400 अंकों की होगी, जिसकी अवधि 2 घंटे रहेगी। और खास बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। चारों सेक्शन हिंदी, कानून, संविधान व GK, संख्यात्मक क्षमता और मानसिक अभिरुचि प्रत्येक 100 अंकों के होंगे। हर सेक्शन में न्यूनतम 35% और कुल 50% अंक आवश्यक है। लिखित परीक्षा पास करने के बाद उम्मीदवारों को PST और PET के लिए बुलाया जाएगा। अंतिम चयन मेरिट आधारित होगा। रामपुर जिले में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां को 8 साल पुराने एक मामले में राहत मिली है। MP MLA स्पेशल कोर्ट ने सेना के जवानों पर विवादित टिप्पणी करने वाले में उन्हें साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। यह मुकदमा BJP विधायक आकाश सक्सेना ने 2017 में दर्ज कराया। 8 वर्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने 11 दिसंबर 2025 को फैसले में आजम खां को सभी आरोपियों से बरी कर दिया। हालांकि 2 पैन कार्ड प्रकरण में सजा होने के चलते वे अभी भी रामपुर जिले में ही रहेंगे। फैसले के बाद समर्थकों में खुशी देखी गई है। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम पुराने लखनऊ में पक्का पुल के पास 180 मीटर लंबा 4 लेन का नया आर्च पुल बना रहा है। 93 करोड़ की लागत से बन रहा यह लाल पुल की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है और इसका 60% कार्य पूरा हो चुका है। पुल में 6 आर्च होंगे, जिनके बीच लगभग 30 मीटर का गैप रहेगा। जून 2027 तक निर्माण पूरा करने का लक्ष्य है, जबकि दावा सितंबर 2026 का किया जा रहा है। इसके बनने से 5 लाख से अधिक आबादी को राहत मिलेगी और डालीगंज, पूर्णिया, मेडिकल कॉलेज चौक व नखास तक आवागमन सुगम होगा। उत्तर प्रदेश में तकनीकी शिक्षा की पहुंच बढ़ाने के लिए प्राविधिक शिक्षा विभाग ने पॉलिटेक्निक चलो अभियान 2026 शुरू करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य युवाओं को तकनीकी और रोजगार उन्मुख शिक्षा से जोड़ना है। 2025 में पॉलिटेक्निक में आवेदन और प्रवेश दोनों बढ़े, फिर भी निजी संस्थानों में 75,000 से अधिक सीटें खाली रही हैं। अभियान के तहत डिजिटल माध्यमों से व्यापक प्रचार किया जाएगा और छात्रों को इंडस्ट्री ओरिएंटेड डिप्लोमा कोर्सों के प्रति जागरूक किया जाएगा। विभाग जल्द ही उद्योग आधारित नए पाठ्यक्रम शुरू करेगा, जिससे युवाओं को आधुनिक तकनीकी कौशल और बेहतर रोजगार अवसर मिलेंगे। मुख्य सचिव SP गोयल ने जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर प्राथमिकता वाली योजनाओं में जिले की जवाबदेही बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में उत्कृष्ट जिलों की सराहना करते हुए उन्होंने सोलर रूफटॉप
इंस्टॉलेशन में तेजी लाने पर जोर दिया है। रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के लंबित प्रकरणों की समीक्षा में कई जिलों में देरी पर नाराजगी जताई गई है। यूपी रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में देश में पहले स्थान पर पहुंच चुका है। मुख्य सचिव ने आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरा करने, ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापना और औद्योगिक परियोजनाओं के भूमि अधिग्रहण में तेजी के निर्देश भी दिए हैं। भाजपा उत्तर प्रदेश संगठन में बदलाव की तैयारी तेज हो गई है और नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान अगले 2 से 3 दिनों में होने की संभावना है। यूपी चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आज लखनऊ पहुंचेंगे। उनकी यह यात्रा अध्यक्ष चयन से जुड़ी मानी जा रही है। सूत्रों के अनुसार इस बार पार्टी ओबीसी समुदाय से अध्यक्ष चुनने की रणनीति बना रही है, जिसे 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है। रेस में केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा सबसे आगे बताए जा रहे हैं, जबकि स्वतंत्र देव सिंह, अमरपाल मौर्य और धर्मपाल सिंह के नाम भी चर्चा में है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में करीब 300 लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने जरूरतमंदों को आवास उपलब्ध कराने और गंभीर बीमारी मरीजों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर पात्र व्यक्ति को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने को प्रतिबद्ध है। जनता दर्शन में वे स्वयं लोगों के बीच पहुंचे और एक-एक कर उनकी शिकायतें सुनी। अधिकारियों को समस्याओं के तुरंत निस्तारण के निर्देश दिए गए। एक महिला के बीमार पति के इलाज के लिए सहायता भी स्वीकृत की गई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के नौकरी संबंधी ट्वीट पर मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने तीखा पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि सपा सरकार ने नौकरियां योग्यता से नहीं बल्कि सौदेबाजी और भाई भतीजावाद से मिलती थी। उन्होंने कहा कि उस समय नौकरी के दलाल खुलेआम सक्रिय थे। अग्रवाल ने दावा किया कि योगी सरकार में 8.5 वर्षों में 2 करोड़ से अधिक रोजगार और 8.5 लाख सरकारी नौकरियां दी गई हैं, जिससे बेरोजगारी दर 19% से घटकर 2.9% हो गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई कर भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया है। उत्तर प्रदेश में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के दौरान चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। अब तक 99.24% डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है। समीक्षा में 1.27 करोड़ लोग अपने पते पर नहीं मिले, जबकि 46 लाख मृत मतदाता और 23.69 लाख फर्जी वोटर चिन्हित हुए हैं। इसके अलावा 84 लाख से अधिक मतदाता अनुपस्थित पाए गए हैं। अभी तक 76% गणना प्रपत्रों की मैपिंग पूरी हो चुकी है। चुनाव आयोग ने बताया कि 2.91 करोड़ मतदाताओं का पता नहीं चल पा रहा है और उन्हें चिन्हित करने के लिए 14 दिन का अतिरिक्त समय मांगा गया है। पश्चिम यूपी में हाई कोर्ट बेंच की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने 17 दिसंबर को 22 जिलों में बंद का ऐलान किया है। 1980 से लंबित इस मांग पर वकील जनप्रतिनिधियों की उदासीनता को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हाई कोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति ने इस बार सामाजिक संगठनों से भी समर्थन मांगा है। वकीलों का कहना है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की दूरी लोगों के लिए बड़ी चुनौती है और सस्ता सुलभ न्याय तभी संभव है जब पश्चिम यूपी में बेंच बनाई जाए। कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने आंदोलन तेज करने की घोषणा की है। सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी सहित कई नेता भी इस मांग का समर्थन कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह में आर्थिक मदद के लिए सामूहिक विवाह योजना के तहत आगरा जिले में 138 जोड़ों का विवाह कराया। योजना के तहत प्रत्येक जोड़ी को 1 लाख रुपए की सहायता राशि, 25,000 रुपए की गृहस्थी सामग्री और 15,000 रुपए आयोजन खर्च के लिए दी गई है। हिंदू जोड़ों ने 7 फेरे लिए, जबकि मुस्लिम जोड़ों का निकाह मौलवियों के द्वारा संपन्न हुआ। सैया, खैरागढ़, जगनेर और शमशाबाद में आयोजित समारोह में हजारों लोग शामिल हुए। विधायक और जनप्रतिनिधियों ने नवविवाहितों को आशीर्वाद दिया। जिले में इस वर्ष कुल 951 सामूहिक विवाह कराने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश में ठंड और कोहरे ने मौसम को गंभीर बना दिया। पूर्वी यूपी के तराई क्षेत्र में घना कोहरा छाने का अलर्ट जारी किया गया है। 12 से 16 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन सुबह के समय कुछ जिलों में छिछला से मध्यम कोहरा छाएगा। इटावा में न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस से दर्ज किया गया, जबकि लखनऊ में 9.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम और 25.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि 12 दिसंबर से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे तापमान और हवा के पैटर्न में उतार चढ़ाव रहेंगे। हल्की बादल छाएगी, लेकिन भारी बारिश की संभावना नहीं है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।